हेलो जी, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर नूतन प्रकाश और आज हम कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर को, दैट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2। बच्चों, आपको याद होगा, अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा लिविंग ऑर्गेनिज्म का, तो उसमें हम बात कर रहे थे कि लिविंग जो बींग्स हैं उनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। सो उनमें से टोटल 6 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। जैसे पहला बताया था जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स था, और डेफिनेट शेप एंड साइज। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखा है तो बैक जाइए और पार्ट 1 देखिए, उसके बाद आप पार्ट 2 में आइए। तो डेफिनेट शेप एंड साइज के बारे में बात किया। दूसरा आपको ऑर्गेनाइजेशन के बाद बात किया, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मेटाबॉलिज्म, एंड सिक्स्थ वाला जो लास्ट में पढ़ा था वो हमने पढ़ा था रिप्रोडक्शन एंड होम्योस्टैसिस। तो हम अभी तक बात कर चुके हैं 6 पॉइंट्स पर कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके डेफिनेट शेप और साइज होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है इसलिए उनको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है, मेटाबॉलिज्म प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन होता है, और होम्योस्टैसिस होती है। होम्योस्टैसिस के बारे में बताया था कि जो नॉर्मल हमारी बॉडी की कंडीशन है उसको मेंटेन करते हैं। अगर टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं तो दैट इज नोन एज थर्मोरेगुलेशन, और अगर हम ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करते हैं अपने बॉडी में, साल्ट और वाटर का जो जो सारी चीज़ें कंसंट्रेशन है उसको मेंटेन करते हैं, तो उसको बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ऑलराइट, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की तरफ और भी देखते हैं क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, लिविंग बींग्स के। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे बोलते हैं कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस मीन्स बहुत सिंपल है, हम अपने एनवायरनमेंट से प्रभावित होते हैं और उसी जो एनवायरनमेंट है उसी के हिसाब से हम अपने रिस्पॉन्सेस देते हैं। इसी को हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। या सो कॉन्शियसनेस में देखिए कि जो हमारी सराउंडिंग है उसके लिए अवेयर होना, और जो भी स्टिमुलस हमें मिल रहे हैं, चाहे वो फिजिकल, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो बायोलॉजिकल हो। मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे फिजिकल मीन्स आपको कोई टच करता है, आपको पता चलता है ना, आपको उसके हिसाब से अगर कोई हैंडशेक आपको करता है, आपको कोई हक करता है, आपको कोई टच करता है, तो ये आपका हुआ फिजिकल स्टिमुलस। बायोलॉजिकल स्टिमुलस, केमिकल स्टिमुलस, है ना। हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं आपको पता होगा, उनके थ्रू हम फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल स्टिमुलस लेते हैं, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं। तो ऐसे जितने ऑर्गेनिज्म हैं वो सब जो है अपने सराउंडिंग से प्रभावित होते हैं, और फिजिकल, केमिकल या बायोलॉजिकल कोई भी स्टिमुलस हो उसके खिलाफ रिस्पॉन्स देते हैं, है ना। So the visible change or reaction which an organism produce as a result of applied stimulus is called response। तो किसी स्टिमुलस के कोई स्टिमुलस जब हमें मिलता है तो हम जो एक्ट करते हैं उसी को हम रिस्पॉन्स बोलते हैं। हमारे पास ज्ञानेंद्रिया प्रेजेंट है, हमारे पास आंखें हैं, हमारे पास कान है ना, ये हमारे पास नाक है जिससे हम सुन सकते हैं, कान से सुन सकते हैं, नाक से सुन सकते हैं, राइट, आंख से देख सकते हैं। तो हम उसके हिसाब से हमारी जो स्किन है वो सेंसिटिव है, वो टच फील कर सकती है, प्रेशर फील कर सकती है, टेम्परेचर फील कर सकती है। तो मतलब क्या हुआ कि जितने लिविंग बींग्स हैं वो क्या करते हैं, अपने सराउंडिंग के से रिस्पॉन्स देते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हमारे पास लिम्स हैं, हाथ पैर हैं, तो हम उसके हिसाब से रिस्पॉन्सेस दे सकते हैं। लेकिन प्लांट्स कैसे रिस्पॉन्स देंगे? अगर प्लांट्स का आपको देखना होगा, ये प्लांट को आप देखिए, इसको हिंदी में छुई मुई बोलते हैं और इंग्लिश में इसको बोलते हैं टच मी नॉट। आपने नाम सुना होगा, टच मी नॉट। और इंग्लिश में अगर हम इसको बायोलॉजिकल नेम देखें तो इसको बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका। ऑलराइट, आपने कभी जरूर ना इसको टच मी नॉट को टच किया होगा। जैसे आप टच करोगे तो आप देखते होंगे कि इसकी पत्तियां जो है सिकुड़ने लगती हैं, हवा तेज चलेगी तो भी इसकी पत्तियां क्या हो जाती हैं, फटाफट ये जो है फोल्ड होने लगती हैं। ऑलराइट, सो प्लांट्स के पास चूंकि सोफिस्टिकेटेड कोई सेंस ऑर्गन नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक्सटर्नल फैक्टर जैसे लाइट, टेम्परेचर, मॉइस्चर, पॉल्यूटेंट, टच, इनके लिए क्या करते हैं, रेस्पॉन्सेस देते हैं। एग्जांपल देख लीजिए, आपको मिमोसा प्यूडिका, इसका मतलब बहुत सिंपल है, ये 7th क्लास है, मीन्स कॉन्शियसनेस ये हर एक लिविंग बींग के लिए कंपलसरी है, सब में होता ही होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट देखते हैं, उसको बोलते हैं एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब क्या हुआ कि जब भी कोई भी एनवायरनमेंट के हिसाब से कोई जो ऑर्गेनिज्म है अपने आप को ढाल लेता है, वो जीना सीख जाता है उस एनवायरनमेंट में,
उसी को हम एडेप्टेशन बोलते हैं। अब चूंकि ये जो भी किसी ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को ढाल लिया तो ऑब्वियस है ये यूजफुल हुआ, इनहेरिटेड है ना। ये इनहेरिटेड जो जो चीज़ें मैंने किसी ऑर्गेनिज्म डाल लिया अपने आप को जीने के लिए, तो वो यूजफुल हुआ और वो जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा, पास होता जाएगा, है ना। तो यूजफुल इनहेरिटेबल चेंज इन फॉर्म किस फॉर्म में होगा, फंक्शन और बिहेवियर which enable an organism to adjust successfully in its environment। एनवायरमेंट में सक्सेसफुली एडजस्ट करने के लिए जो काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। अब क्या होगा, उस ऑर्गेनिज्म को हम तब बोलेंगे कि वो बेस्ट अडॉप्टेड है एनवायरमेंट के हिसाब से जब उसके पास जो इनहेरिटेड ट्रेट है वो उसको दो तीन चीज़ों में हेल्प करे। पहला, सर्वाइवल के लिए, भाई जो भी एनिमल है उसको दो ही तीन चीज़ें तो रिक्वायरमेंट है। अगर देखा जाए, अगर ह्यूमन की बात ना करें, बाकी की अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनकी दो ही चीज़ें हैं कि उनको खाना अच्छा मिलना चाहिए। कोई भी एनिमल हो, आप देख लीजिए, कोई भी प्लांट हो तो उनको क्या करना चाहिए, खाना अच्छा मिलना चाहिए। अगर हम एनिमल की बात करें तो खाना मिलना चाहिए। अगर हम प्लांट की बात करें तो उसको लाइट चाहिए अच्छे से ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके, पानी चाहिए और लाइट चाहिए, है ना, यही चीज़ें चाहिए। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उनको क्या चाहिए, पेट भर के खाना चाहिए और ऑब्वियसली जब वो खाना खाएंगे उनका सब कुछ कंडीशन ऑप्टिमम होगा, सब कुछ फेवरेबल होगा तो अपनी जनरेशन को आगे बढ़ाएंगे, तो ब्रीड करेंगे, मतलब अपने जैसे बच्चों को पैदा करना और खाना अच्छा मिलना चाहिए, तो फूड मिल जाए और ब्रीडिंग करने को मिल जाए, यही एक एनिमल चाहता है। ऑलराइट, तो वो दोनों, वो सारे एडजस्टमेंट जो किसी एनिमल को ब्रीड करने में हेल्प करें, वो सारे एडजस्टमेंट जो किसी एनिमल की फीडिंग में हेल्प करें, तो उन्हीं को हम बोलते हैं कि बेस्ट एडजस्टमेंट या बेस्ट एडेप्टेशन। अब देखते हैं एडेप्टेशन होते कितने तरीके के हैं, है ना। दो तरीके के एडेप्टेशन होते हैं, पहले को हम बोलते हैं शॉर्ट टर्म और दूसरे को बोलते हैं लॉन्ग टर्म। कुछ होते हैं जो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, एग्जांपल देखिएगा, मैं समझाता हूँ एक एक करके, पहले हम देख लेते हैं फिर बाद में कंपैरिजन पे आते हैं, है ना। देखिए शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन, शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन क्या होता है, देखिएगा बच्चों, जो भी एम्फीबियन है, एम्फीबियन क्या होता है, ऐसे एनिमल्स जिनकी सर्वाइव के लिए पानी भी जरूरत है, मतलब वो पानी में भी रहते हैं और उनके सर्वाइवल के लिए पानी के बाहर भी आना जरूरी है। आप मेढक को देखो, मेढक पानी में भी रहता है और प्लेन में भी आता है, ठीक है ना। तो इनको एम्फीबियन बोलते हैं, जिनको दोनों चाहिए, उभयचर बोलते हैं हिंदी में। रेप्टाइल्स जो रेंग कर चलते हैं लाइक छिपकली एंड ऑल, एंड सम मैमल्स हाइबरनेट ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। इसका मतलब क्या है, आपको मैं एग्जांपल देता हूं, आपको जरूर समझ में आएगा। आपने अपने आसपास अगर आप गांव में रहते हैं तो वॉच किया होगा कि जैसे ही बारिश का मौसम आता है तो मेढक बहुत सारे आ जाते हैं, है ना, आवाज करने लगते हैं बहुत सारा। तो ये मेढक जब खूब ठंडी पड़ती है या जो खूब गर्मी पड़ती है तो वो कहाँ चले जाते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी उनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन होगा, टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा या टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इनको बोलते हैं कोल्ड ब्लडेड एनिमल, है ना। तो कोल्ड, इसके बारे में हम और भी बहुत आगे बात करेंगे। तो ये क्या होता है कि जब भी इनके लिए अनफेवरेबल कंडीशन हो जाता है तो ये ज़मीन में जो मड होता है, मड पे या कीचड़ होता है उसमें करके घुस जाते हैं अंदर, और अंदर जा करके क्या करते हैं, वो अपने आप को हाइबरनेट कर लेते हैं, चुपचाप पड़े रहते हैं, अपने मेटाबॉलिज्म को मिनिमम कर लेते हैं। और वो जो उन्होंने खाया हुआ है बारिश के मौसम पे, जब कीड़े उड़े इंसेक्ट वगैरह खाया हुआ है, तो वो जो उनके पास एनर्जी स्टोर है उसी को वो बर्न करके अपनी लाइफ को सपोर्ट करते हैं, वो जिंदा रहते हैं। और जैसे फेवरेबल वेदर आता है वैसे वो बाहर निकल आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन है कि जब तक के एनवायरनमेंट अपने परिस्थिति अपने लिए अनुकूल नहीं है तब तक शांत हाइबरनेट हो जाओ, जैसे अनुकूल होगा, खाने के लिए सारी चीजें अवेलेबल होंगी, वो बाहर आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन। तो इस टाइम पे क्या होगा, जब वो हाइबरनेट हो जाएंगे तो उनके जो मेटाबॉलिज्म है बहुत स्लो हो जाएगा, एंड दे यूटिलाइज स्टोर्ड न्यूट्रिएंट्स टू ऑब्टेन एनर्जी, बताया मैंने आपको। अब देखते हैं, ये तो शॉर्ट टर्म एडेप्टेशन हुआ। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन के बारे में हम क्या बात करें। लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन देखिए, ये जो बर्ड्स आपको अलग अलग दिखाई पड़ रही हैं, है ना, इन बर्ड्स को देखिए, एक चीज को सिर्फ आप देखिए, इनको, ये जो इनके पंजों को देखिए आप, है ना, यहाँ पे लिखा है, इनके पंजों को देखिएगा, तो पर्चिंग जो इनकी हैबिट होती है,
मतलब जो वो खाना खाते हैं, कैसे वो शिकार करेंगे, किस एनवायरनमेंट में रहते हैं। तो इनके पंजों को देखिए, अगर ऐसे देखें तो सारे के सारे बर्ड्स हैं, राइट, सारे के सारे बर्ड्स हैं। लेकिन इनके पंजों को जब आप देखोगे, इनके क्लॉज को देखोगे तो आपको डिफरेंस जरूर नजर आएगा। अब देखिए जो ये हॉक है ना, तो हॉक का काम क्या होता है, स्ट्राइकिंग एंड कैचिंग। ये आसमान में उड़ता रहेगा और अचानक से जो उसका शिकार है, जो छोटी बर्ड्स हैं या रोडेंट्स हैं या कुछ भी है, उनको अचानक से अटैक करेगा और उनको पंजों में दबा करके उड़ जाएगा, है ना। तो आप इसके पंजों को देखिए, ये इस तरह से है कि जो पर्चिंग, ये स्ट्राइक करना और कैच करके उसको उड़ जाना, उसको मार देना और उसको खा लेना। तो उसने अपने पंजों को अडेप्ट कर लिया है ताकि वो शिकार कर सके, है ना। ये डक को देखिए आप, डक को जब आप देखेंगे तो डक में कैसा होगा, देखो ये जो डक है आपको, इसके पंजे जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं वो जालीदार है ना। तो ये इसने क्या किया, इसको पानी में रहना है। तो यहाँ पर क्या हुआ, लॉन्ग टर्म में अडेप्टेशन हो गया। तो ये इसके जो पंजे होते हैं चप्पू की तरह काम करते हैं और इसको तैरने में मदद करते हैं, है ना। ऑस्ट्रिच आपको पता होगा सबसे ज़्यादा उड़ नहीं सकता, ये सबसे तेज दौड़ने वाला पक्षी है, शुतुरमुर्ग बोलते हैं हिंदी में। तो ये रनिंग के लिए देखिए, ये हमारी तरह पैर है इसके और ये दौड़ने के लिए बहुत तेजी से दौड़ता है। तो इसके जो पंजे हैं वो रनिंग के लिए अडेप्ट हो गए हैं लॉन्ग टर्म। तो स्विमिंग के लिए डक, रनिंग के लिए ऑस्ट्रिच, पर्चिंग के लिए, दाने चुगने के लिए ये क्या हो गया आपका, पिजन हो गया, स्ट्राइकिंग और कैचिंग के लिए हॉक हो गया। ये बर्ड को देखिए आप, ये बर्ड देखिए आपको किस तरह से इसने अपना बैलेंस बनाया हुआ है। ये ट्री का ये स्टेम है, उस पर उसने अपना बैलेंस बनाया हुआ है, वो बैठी भी हुई है। साथ में क्या काम करती है, इसके अंदर जो कीड़े पड़े हुए हैं, जिसके अंदर जो कीड़े छिपे हुए हैं पेड़ में, उसको ये आवाज़ करती है, इसको टक टक मारती है। ये इसके जो चोंच है बड़े मजबूत होते हैं, ये इस पर अटैक करती है और उसके अंदर जो क्या हुआ, जो ये कीड़े छिपे हुए हैं उनको निकाल के खाती है। तो इसने अपना दो काम कर रही, देखिए ये ऐसे अपने आप को स्टेबल भी किया हुआ है इसने पंजों के हिसाब से, और अपना इसका जो बेक है, इसकी चोंच है, इसको भी मजबूत किया हुआ है ताकि स्ट्राइक करे तो इसको कोई नुकसान ना हो। तो ये क्लिंजिंग एंड क्लिम्बिंग बोलते हैं। इसने वुड पेकर, इसने क्या किया हुआ है, लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन हुआ है। ये जो एडेप्टेशन है ये इनकी जनरेशन में, ये इनके प्रोजेनी में जनरेशन टू जनरेशन इनहेरिट होती है, ट्रांसफर होती रहती है। जैसे डक है तो डक के जो बच्चे होंगे ऑटोमेटिकली उनके पंजे अपने पेरेंट्स की तरह होंगे। गॉट इट। तो ये हुआ आपका शॉर्ट टर्म लॉन्ग एडेप्टेशन। और ये दूसरा वाला जो आपको बताया मैंने कि इनके पंजे एडजस्ट हो जाते हैं और वो इनहेरिटेबल होते हैं, इनको बोलते हैं लॉन्ग टर्म एडेप्टेशन। अब अगर हम कंपैरिजन की बात करें तो देखिए अब आपको समझ में आएगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में क्या होता है। शॉर्ट टर्म में क्या होगा, these appear for a short period to overcome specific stress or in response to a particular season। मतलब क्या बोल रहा है कि ये जो एडेप्टेशन है ये थोड़े दिन के लिए आता है, जब उसको स्ट्रेस होता है उससे ओवरकम करने के लिए, उससे बचने के लिए ये होता है, जैसे आपको पता है हाइबरनेशन। ठीक है। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, दिस डेवलप इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस इन अंडर ऑर्डर टू सर्वाइव। मतलब क्या हुआ, ये तब डेवलप होता है जब वो स्ट्रगल कर रहा होता है अपने आप को सर्वाइव करने के लिए, वो उस दौरान होता है। जैसे डक का उसको तैरने में वैसे दिक्कत होती, तो वो लॉन्ग टर्म पे धीरे धीरे क्या हो गया, उसके पंजे जालीदार हो गए। अब शॉर्ट टर्म में क्या होगा देखिएगा, जैसे आपको अब यहाँ पर एग्जाम्पल याद रखिएगा हमेशा फ्रॉग का। तो फ्रॉग का ही एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो ये क्या होगा, जब हाइबरनेशन है, जब भी फेवरेबल होगा टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा एज सुन एज द स्ट्रेस पीरियड इज ओवर, है ना। सब कुछ ठीक हो गया, बारिश आ गई, पानी वाली हो गया और वो मेडल फटक से बाहर आ गया। जबकि लॉन्ग टर्म में क्या होता है, ये हमेशा रहने वाले हैं। दीज आर लाइफ लॉन्ग एंड रिमेन प्रेजेंट ऑल द टाइम। कभी ऐसा नहीं होगा कि बतख के जो पंजे हैं वो चेंज हो जाए। ऑलराइट। शॉर्ट टर्म में देखिए क्या होगा नेक्स्ट, दीज आर आइदर हेरिटेबल टू एक्वायर्ड एंड हैव लिटिल रोल इन इवोल्यूशन। ये क्या होता है, ये हेरिटेबल भी होते हैं और इनका लेकिन रोल जो है इवोल्यूशन में थोड़ा कम होता है। लेकिन ये हमेशा लॉन्ग टर्म हमेशा हेरिटेबल होता है और बहुत बड़ा रोल होता है इनका इवोल्यूशन में। अभी हम सारी चीज़ों को, मैं जानबूझ के बहुत सारी चीज़ों को शॉर्ट में कर दे रहा हूँ क्योंकि हम इस पर एक आगे चल के बहुत सारा एक चैप्टर एक पूरा का पूरा पढ़ेंगे, क्योंकि अगर इसी में मैं सारा एक्सप्लेन करूंगा तो ये चैप्टर बहुत लंबा हो जाएगा। ऑलराइट। तो इनके जब चैप्टर आएगा तो हम बाद में बहुत डिटेल में बात करेंगे। एडेप्टेशन क्या है ना, इसके बारे में बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। इवोल्यूशन क्या है, इवोल्यूशन के बारे में पूरा का पूरा चैप्टर हमारी यूनिट है, हम बहुत डिटेल में बात करेंगे। नेक्स्ट है, तो हमने बात कर लिया एडेप्टेशन के बारे में। अब हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन में। इवोल्यूशन मतलब बहुत सिंपल है, आप देखिएगा इवोल्यूशन का मतलब हुआ इट मीन्स टू अनरोल, अनफोल्ड और रिवील हिडन पोटेंशियल। किसी एनिमल के अंदर जो छिपी हुई पोटेंशियल है उसी को बाहर लाना, इसी को हम क्या बोलते हैं, इवोल्यूशन। आप देख सकते हो
यहाँ पर ह्यूमन का इवोल्यूशन दिया हुआ है, तो ह्यूमन का इवोल्यूशन देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और धीरे धीरे इसके पोस्चर सीधे होते गए और धीरे 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 करके इसके बारे में इवोल्यूशन पे एक बहुत बड़ा चैप्टर हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो ये जो चीज़ें आज आप हमें देख पा रहे हो, आज हम लोग जो भी हैं वो बेस्ट हैं, उसकी जो नेचर ने वो चीज़ों वो इवॉल्व किया है जो हमारे अंदर बेस्ट छिपी हुई थी। तो इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं कि इवोल्यूशन क्या है, इट मीन्स टू अनरोल। मीन्स अगर आप इस बंदर अगर देखें इसके जैसा ऐप है तो ऐप के अंदर ज़्यादा पोटेंशियल है कि हमारे अंदर पोटेंशियल है ना। ये हम नेचर में सर्वाइव करने के लिए हम बेस्ट हैं, ये हमारे इतना पोटेंशियल इसके अंदर नहीं है। तो इसका मतलब हुआ टाइम बिंग क्या हुआ, जो पोटेंशियल था वो अनरोल हुआ, अनफोल्ड हुआ, है ना। डार्विन ने डेफिनेशन जो इवोल्यूशन की दी वो ऐसा दिया, डार्विन डिफाइंड इवोल्यूशन एज डिसेंट विद मॉडिफिकेशंस, मतलब जो प्रोजेनी आई वो थोड़ी थोड़ी मॉडिफाई होकर आ रही है। आज भी क्या आपको क्या लगता है कि अभी भी इवोल्यूशन हो रहा है कि नहीं? आज भी देखोगे तो इवोल्यूशन हो रहा है, इट्स कंटिन्यू। धीरे धीरे बहुत सारी स्टडीज ऐसा बोलती हैं कि हमारी जो क्रेनियल कैपेसिटी है वो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, मतलब हमारा जो ब्रेन का साइज है वो बढ़ता जा रहा है। अगर हम कंपेयर करें आज के 100-200 साल पहले के जो हमारे जो भी हमको मिलते हैं अभी बोन्स वगैरह कहीं पे मिल जाती हैं, 200-300 साल या उससे पहले के अगर मिलते हैं तो उनकी क्रेनियल कैपेसिटी को अगर मेजर करते हैं तो पता चलता है कि अभी ऑन एन एवरेज ह्यूमन की क्रेनियल कैपेसिटी बढ़ती जा रही है और जो फिजिकल स्ट्रेंथ है हमारी वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है, तो इवोल्यूशन अभी भी हो रहा है और हम अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से बेस्ट धीरे धीरे चेंज होते जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो कि सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, किसी में नहीं भी हो सकती है, तो रिपेयर एंड रीजनरेशन। रिपेयर तो सब में होता है, रीजनरेशन सब में नहीं होता है। तो रिपेयर एंड रीजनरेशन में देखिए, इट इज द एबिलिटी टू रिपेयर और रिन्यू डैमेज्ड लॉस्ट बॉडी पार्ट इन द पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, है ना। पोस्ट एम्ब्रियोनिक लाइफ मीन्स जब दुनिया में एनिमल आ जाए, पैदा हो जाए, बर्थ हो जाए उसकी, उसके बाद अगर उसके कुछ बॉडी पार्ट में डैमेज हो जाता है या बॉडी पार्ट लॉस्ट हो जाता है तो रीजनरेट हो जाए, है ना। जैसे हमारी बात करें, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हील देयर वुंड्स। अगर हमारे कहीं कट जाता है, जितने लिविंग ऑर्गेनिज्म में, प्लांट में आप कहीं कट मार देते, कट लग जाता है, या एनिमल में कहीं पे कट लग जाता है तो वहाँ पर हीलिंग हो जाती है ना। डैमेज पार्ट धीरे धीरे क्या हो जाता है, रिपेयर हो जाता है। रीजनरेशन इज थोड़ा डिफरेंट है ना। रीजनरेशन ऐसा डिफरेंट है, मान लेते हैं कि जो रिपेयर का मतलब क्या हुआ, कहीं पर आपको कट लग जाए तो बाद में क्या होता है, हील हो जाता है, वहाँ पर घाव भर जाता है। लेकिन अगर किसी का हाथ कट जाए एक्सीडेंट में तो उसके हाथ उगते नहीं है ना, नया हाथ नहीं आएगा। किसी की उंगलियां कट गई तो क्या दूसरी उंगली आएगी? नहीं आएगी। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे अंदर रीजनरेशन की पावर नहीं होती है। वो जहां पर कट लग जाए, घाव भर जाए, उसको हम रिपेयर बोलते हैं, दैट इज नॉट रीजनरेशन। लेकिन एक एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर क्लियरली एग्जाम्पल देखिए लिजर्ड का। आपके घर में जो छिपकली होती है, वो छिपकली को आप दौड़ा दीजिए थोड़ा उसको जैसे डिस्टर्ब करोगे तो उसको लगेगा कि उसकी जान खतरे में है, तो अपने आप को बचाने के लिए क्या करेगी, उसके पास एक मैकेनिज्म है, उसकी पूंछ है कट के गिर जाएगी। पूंछ जैसे गिर जाएगी तो पूंछ उसके बाद तड़पती होगी, आपने जरूर देखा होगा बचपन में। तो पूंछ जब तड़पेगी तो जो भी प्रेडेटर है, चाहे हम हो या कोई प्रेडेटर हो उसका नेचुरल जो उसको खाना चाहता हो, तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा मतलब उसकी पूंछ को तड़पता हुआ जैसे देखने लगेगा, उसका माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट होगा, वैसे छिपकली भाग जाएगी, है ना। तो ये बड़ी स्मार्ट होती है लिजर्ड। हमको लगता है कि अब इसकी पूंछ कट गई और ऐसा है, लेकिन ये बड़ी स्मार्ट होती है, भाग जाती है और थोड़े दिनों के बाद इसकी जो पूंछ है वो वापस आ जाती है। तो इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो रिपेयर और रीजनरेशन में अंतर है। आपको कहीं पे कट हो जाए, वो घाव भर जाए तो हो गया रिपेयर। लेकिन अगर कोई लिम्ब कट गया, हाथ पैर कुछ कट गए, तो किसी का रीजनरेट नहीं, नया हाथ पैर नहीं उगता है बच्चों। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द रिपेयर एंड रीजनरेशन। यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल आपको दिख रहा है, छिपकली का ही जैसा ही दिख रहा है, इसको बोलते हैं सैलामेंडर। सैलामेंडर की अंदर बड़ी खास बात है, इसको मॉडल ऑर्गेनिज्म की तरह यूज करते हैं। साइंटिस्ट इसके बारे में बहुत सारी स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें इसके पास खास बात क्या होती है, इसके जो लिम्स हैं, जो इसके हाथ पैर तो बोल नहीं सकते, इसके जो लिम्स है चारों, हाथ पैर को कमेंटली क्या बोलते हैं, लिम्स बोल देते हैं। तो ये जो लिम्स है इसके, आगे वाले दोनों लेग्स, पीछे वाले दोनों लेग्स, ये अगर कट जाए तो इसके अंदर पावर होती है कि इसके नए लिम्स उग जाते हैं, इसको बोलते हैं रीजनरेशन। तो लिजर्ड के पास रीजनरेशन की पावर है, सैलामेंडर के पास रीजनरेशन की पावर है, उसके लिम्स दोबारा से उग जाते हैं। तीसरा एग्जांपल आप देखिएगा, प्लेनेरिया। इसके बारे में और भी हम आगे बात करेंगे। ये जो प्लेनेरिया है, इसको भी अगर हम अलग अलग पार्ट में कट कर दें तो इसे पूरा नया का नया प्लेनेरिया जनरेट हो जाता है, बन जाता है टाइम बिंग। तो इसको बोलते हैं
रीजनरेशन। 3 एग्जाम्पल देखे। क्या हमारे अंदर कोई रीजनरेशन प्रेजेंट होता है? आंसर इज यस। हमारा एक बॉडी का पार्ट है लीवर। अगर लीवर कहीं पे थोड़ा बहुत डैमेज हो जाता है तो लीवर क्या होता है, अपने आप को रीजनरेट कर सकता है। तो पूरी हमारी बॉडी में भी रीजनरेशन की पावर है, लेकिन किसके पास है? लीवर के पास है। छिपकली के पास, लेजर्ड के पास है, पूंछ में है। सैलमेंडर के पास कहाँ पे है बच्चों? वो है उसके लिम्स में। तो ये जरूर याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है कि रीजनरेशन ह्यूमन के किस ऑर्गन में पाया जाता है, कैपेसिटी कहाँ पे है, वो है लीवर में। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज मार्क इट आउट। नेक्स्ट देखते हैं एजिंग। एजिंग आपको पता है कि जब बच्चा पैदा होता है तो तभी से उसका धीरे धीरे क्या शुरू होता है? एजिंग शुरू होने लगती है। आदमी की एज बढ़ती जाती है और फाइनली डेथ तक जाती है। तो इट इज प्रोग्रेसिव डिक्लाइन, डिटेरियोरेशन इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि हमारे अंदर जितने सारे जो मेटाबॉलिज्म होता है, मेटाबॉलिज्म में भी स्पेशली जो कैटाबॉलिज्म होता है, उससे बहुत सारे फ्री रेडिकल्स जनरेट होते हैं, जो कि हमें क्या करते हैं? धीरे धीरे एजिंग की तरफ लेके जाते हैं। तो बच्चा जब से वोम में आता है वो तभी से उसमें मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो जाती है और तभी से उसकी एजिंग शुरू हो जाती है। ठीक है, तो एक ब्रांच है जो एजिंग की स्टडी करता है, उसको बोलते हैं जेरोंटोलॉजी। याद रखना, जेरोंटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ एजिंग। क्योंकि आदमी हमेशा से अजर और अमर होना चाहता है। आपने अगर माइथोलॉजी देखा होगा तो उसका अजर अमर बोल लेते हैं। अजर मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो, और अमर मतलब जो कभी किसी के डेथ ना हो। तो ये आदमी चाहता है कि वो कभी ना मरे, वो चाहता है कभी वो बूढ़ा ना हो, लेकिन अभी आज की डेट में फिलहाल कब पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो एजिंग है उसको रोका जा सकता है रेगुलर प्राणायाम करके, योगा करके और अच्छा फूड खा के। तो रोका जा सकता है। रोका मतलब स्लो किया जा सकता है। रोक तो नहीं सकते हम कभी, स्लो किया जा सकता है, लेकिन एजिंग कभी रोकी नहीं जा सकती। तो एजिंग कब से स्टार्ट हो जाएगी? स्टार्ट्स बिफोर बर्थ। जैसे बच्चा आया वोम में, जैसे इम्प्लांट हुआ, वैसे ही उसकी एजिंग स्टार्ट हो गई। फ्री रेडिकल्स एंड ऑल बनना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है उसको बोलते हैं डेथ। देखते हैं डेथ क्या होता है। अल्टीमेट टर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल लाइफ। जो ऑर्गेनिज्म है उसकी फंक्शनल लाइफ को टर्मिनेट हो जाने को हम क्या बोलते हैं? डेथ। डेथ के बारे में कई सारे बात हम करेंगे। स्टडी ऑफ डेथ को हम एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं थैनेटोलॉजी। याद रखना। अब डेथ की स्टडी कोई कैसे करेगा? ये थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा डिफरेंट टॉपिक है। क्योंकि जो डेथ जिसकी हो जाएगी वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए आएगा नहीं, है ना। किसी को डेथ के बाद कैसा फील हो रहा है, वो कहाँ गया, क्या हुआ उसका, ये $1,000,000 क्वेश्चन है। किसी को नहीं पता कि डेथ के बाद होता क्या है। जो हमारे अलग अलग रिलीजियस जो हमारे बिलीफ है, जैसे हिंदू धर्म में हम मानते हैं कि भाई ठीक है, आत्मा कभी मरती नहीं है ना, एक देह को त्याग करके, एक बॉडी को छोड़ करके दूसरे में प्रवेश कर जाती है। तो हिंदू धर्म के हिसाब से रीबर्थ होता है, जबकि मुस्लिम धर्म के हिसाब से ऐसा नहीं होता है। तो हर अलग अलग धर्म की अपनी अपनी मान्यताएं हैं। तो ऐसी ब्रांच जो डेथ पे स्टडी करती है उसको बोलते हैं थैनेटोलॉजी। इसके बारे में बहुत कुछ नोना भी नहीं है। और क्या है? इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट रेगुलेटरी प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्या लगता है डेथ इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? डेथ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर डेथ नहीं होगी एनिमल्स की या लिविंग बींग्स की तो ओवर क्राउडिंग हो जाएगी। दुनिया में इतने सारे लिविंग हो जाएंगे कि ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। वो आपस में ही लड़ने लगेंगे फूड के लिए, शेल्टर के लिए, है ना, रिसोर्सेज को लेकर झगड़ा शुरू हो जाएगा। तो इसलिए एक नेचुरल जो बैलेंस बना के नेचर रखती है वो है डेथ। चीज़ों की क्या करती है? मटेरियल्स की रिसाइकलिंग करती रहती है कि बॉडी जहाँ से पैदा हुई थी जिन चीज़ों से, उसी में कन्वर्ट हो जाएगी बैक। तो देखते हैं डेथ में भी कई टाइप है। क्लिनिकल डेथ, क्लिनिकली कब बोलेंगे कि किसी की डेथ हो गई है? तो पहला क्या सिम्टम क्या है? आपने देखा होगा कि जब भी किसी को, डॉक्टर्स को ऐसा लगता है कि कुछ प्रॉब्लम है, तो हार्ट बीट, आपने देखा होगा हार्ट बीट आनी बंद हो जाती है, मतलब क्लिनिकली डेथ हुई। पल्स, आप उंगली रखोगे रिस्ट पे तो आपको पता चलेगा कि पल्सेस नहीं चल रही हैं, ठीक है ना। ब्रीदिंग पर जो लिविंग बींग है वो ब्रीथ नहीं कर पाएगा अगर और प्यूपिल क्या हो जाएगी, जो पुतलियां हैं वो डायलेट हो जाती हैं। तो ये 4 सिम्टम्स हैं क्लिनिकल डेथ के। और आगे देखते हैं तो बायोलॉजिकल डेथ क्या है। तो बायोलॉजिकल डेथ में क्या होता है? ब्रेन का फंक्शन जब ब्रेन स्टॉप कर दे फंक्शन करना तो उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल डेथ, है ना। तो बायोलॉजिकल डेथ ये इसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। स्टॉपेज ऑफ हार्ट बीट, स्टॉपेज ऑफ पल्स, स्टॉपेज ऑफ ब्रीदिंग, स्टॉप एंड डायलेशन ऑफ द प्यूपिल्स, इसको बोलते हैं क्लिनिकल डेथ। और बायोलॉजिकल डेथ हम तब बोलेंगे बाकी सब कुछ चल रहा हो लेकिन
ब्रेन काम करना बंद कर दे, बाकी सब कुछ चल रहा हो, हार्ट बीट भी चल रही हो, सब कुछ चल रही हो, खाली ब्रेन, कोई आदमी एक्सीडेंट हुआ और ब्रेन डेड हो गया, तो उसको बोलते हैं इसका बायोलॉजिकल डेथ हुई है ना, इसकी क्लिनिकल डेथ नहीं हुई, बाकी सब कुछ चल रहा है, खाली ब्रेन काम नहीं कर रहा है। इसमें एक टर्म आया होगा, आपने जरूर सुना होगा, इस पर एक मूवी भी आई थी ऋतिक रोशन की, उसमें था, मूवी का नाम तो मैं भूल रहा हूँ, उसमें कंसेप्ट आया था यूथेनेसिया। यूथेनेसिया का मतलब क्या हुआ कि इच्छा मृत्यु। मान लिया कोई कोमा में चला गया, 4-6 साल तक कोमा में रहा और वो कुछ कर नहीं सकता और उम्मीद भी नहीं है कि कभी वो रिकवर कर पाएगा, तो वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि ऐसे लोगों को इच्छा मृत्यु दे दी जाए। उनको अगर सपोर्ट सिस्टम पे रखा हुआ है, आईसीयू में रखा हुआ है, वेंटिलेटर पे रखा हुआ है, ऑक्सीजन दी जा रही है, तो उनको हटा दिया जाए ताकि वो उनका जीवन खत्म हो जाए, है ना, दया के बेसिस पे। तो उसको बोलते हैं यूथेनेसिया। इसमें मूवी भी आई थी, आप देखिएगा। नेक्स्ट टर्म्स है कुछ, मैं उनको बता देता हूँ। पैलर मोर्टिस, है ना, इनको याद रखना। पैलर मोर्टिस क्या होता है, आपने जरूर देखा होगा कि जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसकी जो स्किन होती है वो कैसी होती है, हल्की पीली पीली सी हो जाती है, पीला सा होने लगता है। इट इज पेलनेस विच हैपन आफ्टर डेथ। इसको टेक्निकली मेडिकल की भाषा में बोलते हैं पैलर मोर्टिस। लिवर मोर्टिस, लिवर मोर्टिस में क्या होता है बच्चों कि जो बॉडी, जो ब्लड होता है ना, वो बॉडी के लोअर पोर्शन में क्या होता है, सेटल हो जाता है। तो सेटलिंग ऑफ ब्लड इन लोअर पोर्शन ऑफ द बॉडी, टेक्निकली इट इज नोन एज, मेडिकल टर्म में लिवर मोर्टिस बोलते हैं। एल्गर मोर्टिस, और देखिएगा, आपको पता होगा कि जब किसी की बॉडी, कोई डेथ हो जाता है तो उसको बोलते हैं इसका बॉडी ठंडी पड़ गई, है ना, तो बॉडी टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, इसको बोलते हैं फॉलोइंग डेथ, इसको बोलते हैं मेडिकल के टर्म में बोलते हैं एल्गोर मोर्टिस। ये भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, जरूर आप याद रखिएगा। रिगर मोर्टिस, रिगर मोर्टिस का मतलब क्या हुआ, जब किसी की डेथ हो जाएगी तो उसकी जो मसल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, अकड़ जाएंगी, है ना, अब उसमें कोई मूवमेंट नहीं होगा, हाथ है तो वो फिक्स हो जाएगा, उसमें रोटेशन नहीं होगा, पैर वगैरह सब में किसी में रोटेशन नहीं होगा, अगर कोई उसको हिलाता डुलाता है तो वो सीधे के सीधे रहेंगे, है ना, अकड़ जाना बोलते हैं। मसल एंटर ए प्रोलॉन्ग्ड फेज ऑफ कंट्रैक्शन, इसको बोलते हैं रिगर मोर्टिस। तो अब क्या होता है, अब आपको क्लियर पता चल गया होगा कि क्लिनिकल और बायोलॉजिकल डेथ के बीच में डिफरेंस क्या है। क्लिनिकल डेथ में 3-4 चीजें बताइए आपको, जैसे आपको बताया मैंने, हार्ट बीट बंद हो जाएगी, पल्स स्टॉप हो जाएगा, ब्रीदिंग स्टॉप हो जाएगी और जो प्यूपिल्स हैं वो डायलेट हो जाएगी। लेकिन बायोलॉजिकल डेथ में आपको बोला कि सब कुछ चलता रहेगा, सिर्फ ब्रेन नहीं चलेगा, है ना, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या काम करना बंद कर देगा। तो ऐसे टाइम पे जब आदमी की बायोलॉजिकल डेथ हो चुकी है लेकिन क्लिनिकल डेथ नहीं हुई है, अगर किसी का एक्सीडेंट के थ्रू ऐसा होता है, तो उस टाइम पे जब तक उसकी क्लिनिकल डेथ नहीं हुई है, उसके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं, लाइक आपने जरूर सुना होगा कि किसी का एक्सीडेंट हुआ और उसके घर वालों ने उसके ऑर्गन को डोनेट कर दिया, तो उस टाइम पे क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच का जो पीरियड है, उस टाइम पे उसके इंटरनल ऑर्गन्स जो कि सेफ है वो दूसरों में ट्रांसप्लांट किए जा सकते हैं। तो ये सारे हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर, लगभग 12 कैरेक्टरिस्टिक फीचर हमने पढ़े जो कि हर एक लिविंग बीइंग के अंदर प्रेजेंट होता है। अगर आप चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो नीट का सिलेबस है 11th-12th मैं आपको पढ़ाता रहूं और आपको नोटिफिकेशंस मिलता रहे 1 by 1, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं, मैं डेली अपलोड करूंगा, वैसे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आपसे कोई भी टॉपिक मिस ना हो। आप इसको लाइक करिए ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और आप इसे शेयर करिए, क्योंकि जो शिक्षा है, जो एजुकेशन है, उसमें सबका अधिकार है। आपके दोस्तों को पता चले, उनको भी बेनिफिट हो। सब्सक्राइब करिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, आपको अगर ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसके नोट्स चाहिए और आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना हो, कि जो हर एक चैप्टर के बाद आपकी एक टेस्ट हो या आपका मेगा टेस्ट हो 2-3 चैप्टर के बाद, हर एक यूनिट के बाद, जिससे आपको पता चले कि नीट में किस तरह से एग्जाम आता है, आपकी प्रैक्टिस हो सके, तो आप मुझे इन नंबर पे और मेल आईडी पे संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप यू एंजॉयड द लेक्चर। विल सून release the next part. Take care.